हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर आईक्यू एजुकेशन। आज हम जो है शेक्सपियर की कॉमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज पहले उस क्लास को विजिट करें, उसको देखें एंड देन ओनली यू कैन कम टू दिस क्लास। इस क्लास में हम शेक्सपियर को थोड़ा और डिटेल से जानेंगे कि किस प्रकार से जो है उन्होंने कॉमेडीज को लिखा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां से देखिए शेक्सपियर को जो स्टाइल है वो काफी डिफरेंट जो है वो हमें देखने को मिला। इन्होंने अर्ली जो वर्क्स थे वो रेटरिकल फॉर्मेलिटी के साथ लिखे थे और बाद में इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर मेच्योर साइकोलॉजिकल डेप्थ को दिखाया है, जस्ट लाइक इन हिज ट्रेजेडीज। अगर आप इनकी ट्रेजेडीज पढ़ेंगे तो आपको एक साइकोलॉजिकल डेप्थ उनके अंदर नजर आएगी, चाहे वो हैमलेट हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे शेक्सपियर हो, या फिर चाहे मैकबेथ हो, चाहे ओथेलो हो, या फिर किंग लियर हो। सो आपने अगर वो वर्क्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल डेप्थ के साथ इन वर्क्स को उन्होंने लिखा है, जो उनके वर्सेटाइल होने और उनके जो मार्वेलस राइटिंग है उसको शो करता है। उसके बाद देखिए इनके जो वर्क्स है उनमें हमें ब्लैंक वर्ड्स, जस्ट लाइक क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फोस्टस के अंदर माइटी लाइन, किसने कहा था उनकी जो ब्लैंक वर्ड्स है उसको माइटी लाइन? अगर आपने पहली क्लास मेरी देखी है तो आई एम श्योर मुझे पता है कि आपको इसका आंसर आता है। क्रिस्टोफर मार्लो की माइटी लाइंस ब्लैंक वर्ड्स को कहा गया है और ये कहा है बेन जॉनसन ने। तो देखिए जो हमारे ये है ब्लैंक वर्ड्स है, ये एक डोमिनेंट फॉर्म है अनराइम्ड लाइंस की। मींस जो लाइंस है वो आपस में राइम नहीं करेंगे। जस्ट लाइक अगर आप कोई रैंडम कोई पोएम उठा के देखिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, चाहे वो फायर एंड आइस उठा लीजिए या कोई भी ऐसी पोएम है, उसमें आपको अनराइम्ड सा उसमें आपको राइम स्कीम कुछ मिलेगी। लेकिन इनमें जो है ये होता है आपका ब्लैंक वर्ड्स, जिसके लिए क्रिस्टोफर मार्लो जाने जाते हैं, उसमें क्या होता है राइम्स नहीं करती लाइनें आपस में, यानी जो एंड जो राइम है वो उसमें नहीं आपको देखने को मिलेगी। और ये इंपॉर्टेंट है, पेंटा है इट मींस इसमें कितने हैं 10 सिलेबल्स यहां पर आएंगे आइम्बिक पेंटामीटर में, और शुरुआत जो है वो अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड जो है इस पैटर्न के साथ चलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ देखिए आप, अ होर्स, आप तब तक ये बताइए मुझे, सोचिए कि ये जो कोटेशन है ये कौन से वर्क में से आई है शेक्सपियर के? अ होर्स, द किंगडम फॉर माई किंगडम फॉर अ हॉर्स, माई किंगडम फॉर अ हॉर्स। तो आप इसमें देखेंगे अगर इसको काउंट करेंगे तो 1 अ हॉर्स, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपके हो गए 10। तो इसके अंदर कितने हैं सिलेबल्स आप देख सकते हैं मेरे साथ। अ फर्स्ट हो गया आपका, हॉर्स सेकंड, अ थर्ड हो गया, हॉर्स फिर से फोर्थ, माय फिफ्थ हो गया आपका इसमें सिलेबल, किंगडम इसको आप 2 जो है उसमें ब्रेक कर सकते हो, किंगडम 2 सिलेबल्स के अंदर, फॉर अ हॉर्स। अब देखिए आपको पता है कि आयम्बिक पेंटामीटर जब होगा तो पहला जो है जब आप इसको बोलोगे, अगर आप किसी भी नेटिव स्पीकर को बोलते हुए देखते हैं विल गेट टू नो कि कैसे इन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है। तो देखिए अ होर्स, माय किंगडम फॉर अ होर्स। इट मींस पहला जो वर्ड है आपका जो ये जो है इसको अनस्ट्रेस, इसको स्ट्रेस, लेट मी चेंज द पेन। देखिए ये जो है ये आपका अनस्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस, ये फिर से अनस्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये फिर से अनस्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेस्ड, ये फिर से अनस्ट्रेस हो जाएगा, फिर ये देखिए स्ट्रेस्ड किंग, ये अनस्ट्रेस्ड किंगडम में डम जो है, देखो किंग को थोड़ा सा हम हाई पिच के साथ बोलते हैं, डम इसको थोड़ा सा हमने लो पिच के साथ बोला, फिर से फोर इसको फिर से हमने जो है स्ट्रेस के साथ बोला, देन ये हमारा फिर से अनस्ट्रेस हो गया और होर्स फिर से स्ट्रेस। तो आप काउंट कर लीजिए कितने यहां पे अनस्ट्रेस्ड हैं, कितने यहां पे स्ट्रेस। तो देखिए 1 2 3 4 5 अनस्ट्रेस्ड और 5 स्ट्रेस। तो हेंस प्रूव्ड कि इसमें 10 सिलेबल्स होते हैं जिसमें 5 आपके क्या होते हैं, 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। अर्ली प्लेज हैव रेगुलर मीटर।
अगर हम शेक्सपियर की बात करें अर्ली प्लेस की, तो वो बहुत ही रेगुलर मीटर के साथ लिखे गए थे, और बाकी जो वर्क्स बाद में लिखे गए थे उनमें उनकी हैंडराइटिंग बहुत ही मेच्योर जो है राइटिंग उनकी मानी जाती है। सॉरी, फ्लेक्सिबल इंजार्ब्ड लाइंस। इंजार्ब्ड लाइंस का मतलब क्या होता है कि जब एक सेंटेंस जो है वो थ्रू आउट द पैराग्राफ वो आपका कंटिन्यू चलता रहे विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। यस, दैट इज योर एंजार्बमेंट। एंजार्बमेंट जो है उसमें क्या होता है, आपकी जो लाइंस है वो ऐसे ऐसे चलती रहती हैं विदाउट एनी जो है पंक्चुएशन मार्क, ना कोई कोमा आता है उसके अंदर, ना फुल स्टॉप का यूज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एंजार्म्ड लाइंस। इरेगुलर रिदम्स टू मिरर थॉट एंड इमोशन। देखिए, आप इसको यूं समझ सकते हैं, अगर आपने मॉडर्न एज के अंदर वर्जीनिया वुल्फ का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ा है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जैसे मिसेस डैलोवे का एग्जाम्पल है, वो एकदम जो है आप कह सकते हो थॉट्स के साथ, इमोशंस के साथ जो है वो उसको दिखाने के लिए मिसेस डैलोवे को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि इमोशंस में, थॉट्स में, अपने जो है फ्लैशबैक्स में वो बिल्कुल घिरी हुई सी दिखाई देती है। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है, जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है, उसके थ्रू जो है वो शो करना चाहती है कि इमोशंस पे हमारा कोई भी जो है कंट्रोल नहीं होता, तो उसको दिखाने के लिए उसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया। यहाँ पे शेक्सपियर भी कुछ इस तरीके से ही करते हैं कि मिरर्स को सॉरी थॉट को और इमोशन को शो करने के लिए वो कहते हैं कि सोचता रहता है इंसान, कोई फुल स्टॉप, कोई पंक्चुएशन मार्क उसकी सोच पे जो है, उसकी सोच को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता। तो शेक्सपियर ने इसके लिए क्या यूज किया, उस फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए, थॉट एंड इमोशंस को शो करने के लिए उन्होंने एंजार्ब्ड लाइंस जो है उनका भी यूज किया है। अब देखिए, अगेन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये शेक्सपियर के ऊपर क्वेश्चन सब्जेक्टिव आंसर के लिए किसी भी एग्जाम, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है या पीजीटी इंग्लिश का एग्जाम है, उसमें अगर आ जाता है तो आप इन चीजों को लिख सकते हैं कि उसका जो प्रोज एंड वर्ड्स है, जो वर्ड्स उन्होंने लिखी है वो किसके लिए लिखी है, नोबिलिटी एंड हाई इमोशन शो किया उसके थ्रू। एंड प्रोज फॉर कॉमनर्स, जो प्रोज है, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्ड्स होती हैं वो पोएटिक लैंग्वेज जो है वो कोई हर कॉमन इंसान जो है उसको समझ नहीं सकता, तो शेक्सपियर क्या है, वो सबके लिए लिखते हैं। ये नहीं है कि शेक्सपियर ने सिर्फ एक ही क्लास को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो हर एक क्लास के बारे में जो है अपने वर्क्स में लिखा करते थे। तो देखिए, उन्होंने जो वर्ड्स लिखी वो किसके लिए, नोबिलिटी एंड हाई इमोशन को शो करने के लिए। प्रोज कॉमनर्स के लिए कॉमेडी, मैडनेस एंड इंटीमेसी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उन्होंने अपने वर्क्स के अंदर कॉमनर पीपल के लिए और नोबिलिटी के लिए लिखे थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देन वी हैव लैंग्वेज। अब आपको पता है कि शेक्सपियर जो है उन्होंने, कहते ना कि जस्ट लाइक मेटाफिजिकल पॉइंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो एज है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पॉइंट्स क्या करते थे, दे प्ले विद द थॉट्स, वो थॉट्स के साथ खेलते थे। लेकिन एलिजाबेथन राइटर स्पेसिफिकली शेक्सपियर, ही प्लेज विद द वर्ड्स, और जो प्ले विद द वर्ड्स है उसके लिए टर्म यूज की जाती है, दैट इज योर पुन। पंस कहते हैं उसको, सॉरी क्या कहते हैं उसको, पंस। मेटाफर आपको पता ही है, मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपैरिजन जो है टू सिमिलर थिंग्स, जो डिसिमिलर थिंग्स के बीच में किया जाता है। जैसे मैं कहूं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सॉरी आप ये कह सकते हो, इसमें एक सिंपल एग्जांपल आप लेकर चल सकते हो कि शी इज द मून। अब हम शी को किससे कंपेयर कर रहे हैं, मून के साथ। अब देखिए, शी मतलब कोई गर्ल है, और उस गर्ल को हम मून के साथ वैसे देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है, बट हम मून की क्वालिटी मतलब उसकी ब्यूटी को उस गर्ल की उस ब्यूटी के साथ जो है कंपेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम किसका यूज कर रहे हैं, मेटाफर का यूज कर रहे हैं। कंसीट्स के लिए नेक्स्ट एज में भी बहुत से राइटर्स होंगे, जैसा मेटाफिजिकल राइटर्स हैं, उन्होंने तो बहुत ही वाइजली जो है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है कंसीट्स का यूज किया है। एलिट्रेशन, आपको पता ही होगा कि एलिट्रेशन में क्या होता है, जिसको हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। रिपीटिशन ऑफ, आप कह सकते हो, कॉन्सोनेंट साउंड्स और जो है आपके वाउल साउंड्स, जिसको एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, उसको आप क्या कह सकते हो, एलिट्रेशन कह सकते हो। रेट्रिकल डिवाइसेस का भी बखूबी इन्होंने यूज किया है, जैसे कि आप एक इनकी सोनेट नंबर 18 उठाकर देखिए, जिसमें उन्होंने शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, यस, और उन्हें रेट्रिकल क्वेश्चन जो है वहां पे शो किया है। इमेजरी ड्रॉन फ्रॉम नेचर, बॉडी, कॉस्मोस एंड एवरीडे लाइफ। इनकी पोइट्री के अंदर हम बहुत अच्छे से इनको और डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी के लिए आप देखिए कि इनकी जो पोइट्री है उसके अंदर इमेजरी का, यानी नेचर से रिलेटेड, बॉडी, कॉस्मोस, एवरीडे लाइफ, इन सब को जो है उन्होंने भर भर के अपनी राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल किया है।
देन वी हैव टेक्निक्स, जो शेक्सपियर की सलीलकी जो है इनर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, ड्रामेटिक आयरनी, ब्लेंडिंग ऑफ जॉनरास लाइक ट्रेजिक कॉमेडी, है ना, कॉमिक रिलीफ इन ट्रेजेडी, एंड कैरेक्टर ड्रिवन डायलॉग्स, ये इनके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है शेक्सपियर की, जिसपे आप स्टार मार्क, जितने भी स्टार मार्क आप कर सकते हो कर लीजिए, बिकॉज ये आपके अगर लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अगर आप इनके ऊपर सब्जेक्टिव आंसर लिखें या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखिए सलीलकी को क्या, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों टर्म्स में, सलीलकी में और ड्रामेटिक आयरनी में क्या डिफरेंस है। देखिए सलीलकी में क्या होता है, अ कैरेक्टर स्पीक्स थॉट्स अलाउड। अब ये चीज जो है स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि सलीलकी और ड्रामेटिक आयरनी, ऐसा इनमें क्या, जैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग भी हम एक बार उसको भी डिस्कस करेंगे पोएट्री सेक्शन में। कैरेक्टर स्पीक्स थॉट्स अलाउड, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर है वो अपने थॉट्स को बहुत जोर जोर से, मतलब अलाउड बोल रहा होता है व्हाइल अलोन ऑन स्टेज। अब क्या है वो, उसके सामने उसके लिए ऑडियंस रिक्वायर्ड नहीं है ना, उसके सामने कोई है या नहीं, वो अपने थॉट्स, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पीकर होता है और उसका लिसनर जो है उसके सामने स्टेज पे हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि कोई पर्सन है उसको अपने आप बड़बड़ाने की आदत है, वो बड़बड़ा रहा है अपने मन में, ठीक है, दैट इज आप कह सकते हो सलीलकी, यानी कैरेक्टर स्पीक करता है अलाउड व्हाइल अलोन ऑन स्टेज। ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, ड्रामेटिक आयरनी में आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि रोमियो एंड जूलियट है, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। रोमियो एंड जूलियट में एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है कि जूलियट को लगता है कि रोमियो की डेथ हो गई है, रोमियो को लगता है कि जूलियट की डेथ हो गई है, तो ये एक उनके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन ऑडियंस को पता है, यानी जिस टाइम पे वो फेक करती है अपनी डेथ को, जूलियट जो है पिल्स ले लेती, स्लीपिंग पिल्स ले लेती है, और उधर जो है रोमियो भाग कर आता है, वो बेहोश हो रखी होती है, रोमियो को लगता है कि वो मर चुकी है। तो आप ये देखिए ऑडियंस को पता है कि शी इज अलाइव, जूलियट इज अलाइव, बट रोमियो क्या सोचता है, शी इज डेड। तो ये जो डिफरेंस है ऑडियंस के जानने में और जो करेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है उसके, उसको पता होने में, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रामेटिक आयरनी है। अब देखिए इसमें सलीलकी में क्या होता है, इससे इनर थॉट जो है वो बाहर आते हैं ऑडियंस के सामने, और ये एक मोनोलॉग होती है बाय वन कैरेक्टर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऑडियंस जो है उसके परसेप्शन पे, यानी ऑडियंस को पहले से ही उस चीज के बारे में, यानी ऑडियंस नोस द ट्रूथ, ऑडियंस को पहले से ही उसके बारे में सच्चाई पता है। अब देखिए इसका एग्जांपल सबसे बड़ा हैमलेट का है, टू बी एंड नॉट टू बी, क्योंकि हैमलेट जो है वो कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है कि अब मैं करूं या नहीं करूं, मैं काम करूं, यानी अंकल क्लाउडियस को मैं मारूं या नहीं मारूं। सो वो आपका जो है किसका एग्जाम्पल है, सलीलकी का। और उधर अगर हम ड्रामेटिक आयरनी, तो जूलियट वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है, आई होप यू अंडरस्टूड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये कुछ की पॉइंट्स थे अबाउट द राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर, जिसको हम बार बार, जितनी बार शेक्सपियर को पढ़ें उतनी बार उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और अगर आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं तो उसमें ये चीजें ही पूछी जाती हैं कि आप उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में क्या जानते हो, वो बाकी राइटर से डिफरेंट क्यों थे, वो बेन जॉनसन ने जो कोट कही थी उनके बारे में कि ही इज नॉट फॉर एन एज, ही इज फॉर द ऑल टाइम, मतलब वो हमेशा के लिए, उनको जो है आप कह सकते हो कि पूरी आने वाली जनरेशन या हमसे आने वाली बाद की जनरेशन वो भी उसको जानेगी, शेक्सपियर को वो भी मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि उनकी जो राइटिंग्स है, उनकी राइटिंग्स में हमें बहुत सारा डिफरेंट जो है थॉट्स, इमोशंस, साइकोलॉजिकल डेप्थ, या बहुत सारे जो इमोशंस है वो हमें फील करने को मिलते हैं। लेट्स एक्सप्लोर दिस टॉपिक नाउ, मेजर ट्रॉप्स इन शेक्सपियर कॉमेडीज। अब ये जो मेन टॉपिक है हमारा, उसकी हम बात करते हैं, कॉमेडीज बाय शेक्सपियर। अब देखिए कॉमेडीज में आपको पता है एज यू लाइक इट, आपने पढ़ा होगा एज यू लाइक इट, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी आपके साथ। मच अडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट, एक कॉमिक हीरोइंस है, कॉमिक हीरोइंस कह सकते हो इनको, मर्चेंट ऑफ वेनिस, देन वी हैव टेमिंग ऑफ द श्रू, मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अब देखिए एज यू लाइक इट, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेमिंग ऑफ द श्रू, मच अडो अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ये सारे के सारे जो कॉमेडी हैं, ये आपको टिप्स पे कैरेक्टर्स के नेम के साथ और विद द रेजोल्यूशन कि इनका एंड क्या था, ये सब आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए ये जो है
कुछ ज्यादा नहीं है, हम और भी राइटर्स और भी जो है इनकी कॉमेडीज देखेंगे, बट अभी के लिए आप ये देखो, जो टेम्पेस्ट तो रही गई हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पेस्ट भी, मिरांडा एंड फर्डिनेंड। तो एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मच अडो अबाउट नथिंग, मिडसमर नाइट ड्रीम, टेमिंग ऑफ द शू एंड द टेम्पेस्ट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडीज रिटन बाय शेक्सपियर। सो आप जो है अगर किसी भी प्ले को, किसी भी राइटिंग को, किसी ऑथर की अगर कॉमेडी कह रहे हैं, ट्रेजेडी कह रहे हैं, तो सर्टेन उनकी कोई ट्रॉप्स होती हैं, मीन्स उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यानी किसी भी राइटर ने अगर कॉमेडी लिखी है तो उसमें ऐसा क्या कॉमन है कि उसको हम जो है कॉमेडीज की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर शेक्सपियर की कॉमेडीज की मैं बात करूं, लव एंड मैरिज एज अ सेंट्रल रेजोल्यूशन, आप जब पढ़ोगे ना इनको, यू विल कम टू नो कि इनका जो एंड है वो किस पे हुआ है, सभी के सभी का जो एंड यानी रेजोल्यूशन, जो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट थे थ्रू आउट द प्ले, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका एक इनका जो है क्या था, एंड था कि इनकी शादियां हो गई। मतलब जो इनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उसका रेजोल्यूशन क्या था, मैरिज एज अ सेंट्रल रेजोल्यूशन। तो लव एंड मैरिज जो है वो इनका रेजोल्यूशन है इनकी कॉमेडीज में, इसीलिए इन सबको क्या कहा गया, कॉमेडीज कहा गया। देन मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिस्गाइज, आप देखोगे कि एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड है वो गैनीमीड का रोल प्ले करेगी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ठीक है। उसकी जो फ्रेंड है वो भी क्या है, वो भी सीलिया होती है। सीलिया भी अपना नाम जो है एलिना होती है और सीलिया रख लेती है, ऐसा कुछ करती है। तो वो भी जो अपना नाम चेंज कर लेती है, आइडेंटिटी छुपा लेती है। अगर हम बात करें इसके अंदर, इधर ट्वेल्थ नाइट जो वॉयला है, वॉयला एंड किसैरियो और ऑर्सिनो, तो आप इनको जब पढ़ोगे तो वॉयला होती है वो भी एक पेज के रूप में, एज अ डिस्गाइज, यानी एक बहरूपीय के रूप में वो जा करके किसके कोर्ट में, वो ऑर्सिनो के कोर्ट में जो है वो काम करने लग जाती है पेज बॉय बनके। तो आप देखेंगे कि यहां पर मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड डिस्गाइज का बहुत बड़ा रोल होता है कॉमेडीज में। आपको भी पता है कि जितनी भी आपने कॉमेडीज जो मूवी देखी हैं उनमें ऑब्वियसली जो आप कह सकते हो कि रोल जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, वो अपना जो है डिस्गाइज किसी और डिस्गाइज में वो आ जाते हैं, उनकी आइडेंटिटी है वो मिस्टेकन आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, रेजोल्यूशन हो जाता है कि भाई ये अमीर नहीं था, ये दिखावा कर रहा था, ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी रिच, बल्कि वो क्या है, वो गरीब था। तो इस तरीके से, या हो सकता है जैसे कुछ ऐसी कॉमेडीज भी होती है जिसमें वो गरीब जो है होता है, रिच होता है और वो गरीब बनने का नाटक करता है, ठीक है, जस्ट टू परस्यू हर लव। उसके बाद विटी वर्ल्ड प्ले, पांस एंड बैंटर। बैंटर का मतलब होता है कि छोटी मोटी नोक जोहक। जैसे आप अगर एक वर्क उठा लीजिए ये वाला, यहां पर मिडसमर नाइट ड्रीम था, वो मिडसमर नाइट ड्रीम में आप देखोगे कि हेलेना और हर्मिया जो दो कैरेक्टर हैं इनके अंदर, जो हेलेना है और डिमिट्रियस है, इनके बीच में हर टाइम क्या चलता रहता है, कुछ बैंटर चलता रहता है। बैंटर का मतलब अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, आई एम नॉट श्योर कि दोनों में से कौन सा था, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। तो दो ऐसे मेन कैरेक्टर्स होते हैं क्योंकि इसमें दो कपल होते हैं। तो एक जो कपल है वो आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती, वो जब भी एक दूसरे के सामने आते हैं उनके बीच में नोक झोंक चलती रहती है। बैंटर, बैंटर का मतलब छोटी मोटी बातों पे लड़ाइयां होना, तो ऐसा बैंटर उनका जो है चलता रहता है। तो ये सब जो है कॉमन चीजें हैं। देन वी हैव द ग्रीन वर्ल्ड एंड एस्केप टू नेचर। अब आप देखिए कि जो इसमें जैकिस नाम का करेक्टर आएगा आपके एज यू लाइक इट के अंदर, जो क्या कहेगा, वो कहेगा कि जो फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है ना, जो इसके अंदर जिक्र हुआ है एज यू लाइक इट के अंदर, जिस फॉरेस्ट का जिक्र हुआ है वो आर्डन का फॉरेस्ट है। और कहते हैं ये एक क्या कह सकते हो, एस्केपिज्म का एक एग्जाम्पल है। यानी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है उससे बचने के लिए वो नेचर की लैप में चले जाते हैं बहुत से कैरेक्टर्स, और वो कहते हैं पहले तो वो मजबूरी में जाते हैं, है ना, बचने के लिए किसी न किसी रीजन से वो लोग छुपने के लिए ऐसे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें वो लाइफ पसंद आने लग जाती है, और वो ऐसे कहते हैं कि ये लाइफ जो हम अभी जी रहे हैं, दिस इज द ट्रू लाइफ, यही रियल लाइफ है, हम लोगों को यहीं पर रहना है, हमें यहीं पर जो है अपना आगे का जीवन लीड करना है। तो ये जो एस्केप टू नेचर है, जो ग्रीन वर्ल्ड है, उसको भी शेक्सपियर ने अपनी कॉमेडीज के अंदर यूज किया है। जैसे आप ये देखेंगे मिडसमर नाइट ड्रीम, इसके अंदर भी जो है ये लोग जंगलों में चले जाते हैं, है ना, तो ये भी इसके अंदर भी फॉरेस्ट का जिक्र हुआ है, यहाँ पे भी फॉरेस्ट का जिक्र हुआ है। यानी ग्रीन वर्ल्ड की शेक्सपियर अपने राइटिंग्स में जरूर जो है बात करते हैं। देन कॉमिक रिलीफ के लिए या फूल्स जो है इनका यूज, जैसे आप किंग लियर की बात करें,
जब आप किंग लियर पढ़ेंगे ना, यू विल गेट टू नो कि कितना साइकोलॉजिकल डेप्थ, कितना ट्रॉमेटिक कंडीशन जो है उसके अंदर दिखाई गई है। बट थ्रू द क्लाउन्स या फूल्स बीच में कॉमिक रिलीफ भी दे दिया जाता है। जैसे आप बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ही ट्रेजेडी वाली मूवी देख रहे हैं, आप बिल्कुल दुखी हो गए, उनके इमोशंस में बहते जा रहे हैं, आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा कथारसिस जो है वो आपके अंदर क्रिएट हो गया है, पिट एंड फेयर वाली बिल्कुल आपके अंदर जो है इमोशन क्रिएट हो गया है। एट द टाइम एक सॉन्ग आ जाता है और अचानक से आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हो, उस इमोशन से कुछ टाइम के लिए बाहर आ जाते हो जो बहुत ही आपके लिए पेनफुल था। अब कुछ टाइम के लिए आप थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हो, तो दैट इज द कॉमिक रिलीफ, कि कुछ बुरा हो रहा है, कुछ बहुत ज्यादा पेनफुल सीन चल रहा है और उसमें अचानक से कोई हंसी मजाक वाला, जैसे जॉनी लीवर काइंड ऑफ का आप कह सकते हो, मूवीज के बीच में वो भी तो ऐसे हंसी मजाक करते थे, तो ऐसा ही कुछ जो है उनके फूल्स ने भी रोल प्ले किया है कॉमिक रिलीफ। एक एग्जाम्पल मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि अगर आप मैकबेथ की बात करें, तो मैकबेथ में ना एक सीन आता है, पॉटर का सीन आता है। तो पॉटर जो है वो एक शाम मतलब रात के टाइम, जब उस टाइम पे किंग जो डंकन है उसका मर्डर कर दिया जाता है, और मर्डर करने के जस्ट बाद में मैकडफ आता है वहां पर, एक और उनके साथ एक पर्सन होता है, कैरेक्टर होता है। तो दोनों आकर के उनके पैलेस के ऊपर, यानी कि डंकन का जो पैलेस होता है उसके ऊपर वो नॉक करते हैं। अब नॉक करते हैं तो अब अचानक से जाके वो गेट नहीं खोलता, जैसे हम नहीं करते, इस वक्त कौन आ गया है, क्या चाहिए इस इंसानों को। तो इस तरीके से कॉमिक रिलीफ के रूप में यहाँ पर एक स्पीच दिखाई गई, आप कह सकते हो एक सलीलकी है, किसके द्वारा कही गई है, वो पॉटर सीन उसको कहा जाता है, पॉटर के द्वारा कही गई है। तो वो आपके लिए कॉमिक रिलीफ है, मतलब उधर किंग डंकन का मर्डर हुआ है और हम जो है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ की ट्रॉमेटिक कंडीशन मींस जो वो लोग फील कर रहे हैं उसके मर्डर करने के बाद, या फिर वहां पे जो ब्लड शेड है उसके बाद हम लोगों को एक कॉमिक रिलीफ मिल जाता है थ्रू द पॉटर सीन। तो आई होप यू गॉट इट कि किस तरीके से कॉमिक रिलीफ जो है उन्होंने अपनी राइटिंग्स में यूज किया है। सुपरनैचुरल और इम्प्रॉबेबल एलिमेंट्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का आपको पता ही है, बैंकों का भूत दिखाई देता है जब वो डाइनिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है, कासल के अंदर अपना डिनर पे जाता है मैकबेथ, तो उस टाइम पे बैंकों का उसे भूत नजर आता है। रास्ते में भी जैसे जब स्टार्टिंग होता है प्ले, तो थ्री विचेस की जो है एंट्री दिखाई जाती है, तो दैट इज अगेन द पार्ट ऑफ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ईज ड्रॉपिंग एंड ओवर हियरिंग तो आपको जो है इसके अंदर दिखाई देगी, और मल्टीपल इंटरवोवन प्लॉट लाइन्स है ना। तो इंटरवोवन प्लॉट लाइन्स अब देखना, आप जो है अगर किसी भी वर्क को उठा के देखें, जैसे आप इसके अंदर सेबेस्टियन, ओलिविया है ना, वायला, आप ना अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना, इस वर्क को, 12th नाइट को, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। इतने सारे प्लॉट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, जस्ट लाइक दिस, कि आप जो मिडसमर नाइट ड्रीम पढ़ोगे आपको नहीं समझ में आएगा कि कौन किसको जो है पोर्शन दे रहा है, पोर्शन के बाद किसी का लव ट्रायंगल, पहले किसी से और से प्यार चल रहा था, अब किसी और के साथ उसका लव ट्रायंगल चल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा इंटरवोवन जो प्लॉट लाइंस है वो इन्होंने यूज की है जस्ट टू मेक द कॉमेडी मोर कॉमिक। तो ये नहीं कि उसको हमें कंफ्यूज करना है, ऐसा इसलिए किया जाता है मिस्टेकन आइडेंटिटीज का यूज या मल्टीपल इंटरवोवन प्लॉट लाइंस का यूज, सो दैट कि हम लोग उस चीज को, प्लॉट लाइंस को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में देखें, एंजॉय करें, और फिर लास्ट में जब रेजोल्यूशन हो तो हम लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि हम लोग भी लाइफ में जो है वो फ्लैट चीजें हमें ज्यादा पसंद नहीं है, फ्लैट कैरेक्टर्स हम लोग पसंद नहीं करते, हमें कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो पसंद होते हैं। तो शेक्सपियर को देखिए उस जमाने में पता चल गया था कि हम लोग आने वाली जनरेशन को भी ये चीजें पसंद आएंगी। सो आई होप यू गॉट दिस स्लाइड कि इसके अंदर हमने मेजर ट्रॉप्स की बात की कि कॉमेडीज की क्या खास बात थी कि उनके इन वर्क्स को कॉमेडीज की कैटेगरी में रखा गया। द मेजर वन इज लव एंड मैरिज, सेंट्रल रेजोल्यूशन। देखिए लास्ट में इसमें रोजालिंड एंड ऑरलैंडो की शादी हो जाएगी, इधर वाइला एंड ऑर्सिनो की शादी हो जाएगी, इधर पोर्शिया और बेनेडिक्ट की हो जाएगी, ठीक है, इधर जो है पोर्शिया और बेसेनियो की हो जाएगी शादी, इधर हर्मिया, हेलेना, ओलेसेंडर और डिमिट्रियस, इनकी भी शादियां हो जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से आप कह सकते हो इनका रेजोल्यूशन जो एंड है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इसके एंड ऑफ द प्ले, जब ये प्ले खत्म हुआ, ये कॉमेडी खत्म हुई, तो कितने कपल्स की शादी हुई, 2, 3, 4, ऐसे इस तरीके से कितने कपल थे उस टाइम पे। तो आई थिंक आपको इनको थोड़ा सा डेप्थ में, यानी स्टार्टिंग, करेक्टर्स और उसके बाद एंडिंग, रेजोल्यूशन, इन कॉमेडीज का आपको जरूर पता होना चाहिए। सो ये जो थी, ये इनकी खास बात थी कॉमेडीज की जो हमें याद रखनी है। हाँ जी, एक और चीज हम देख लेते हैं इनके बारे में।
देखिए, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, अब आपको पता है, मैंने बताया था कि ग्रीन जो है वर्ल्ड, इसका जिक्र शेक्सपियर की कॉमेडीज में आपको मिलेगा। कॉमेडीज क्यों, ट्रेजेडीज में भी है ऐसा, किंग लियर में भी आप देखेंगे। तो देखिए, जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम है, इसमें मैजिकल फॉरेस्ट, क्योस, फेरी रिल्म, एथेनियन लवर्स एंड मैकेनिकल्स, और इसमें इंटरवोवन प्लॉट भी है। देखिए कैसे, एक तरफ तो जो है ओबेरॉन एंड टाइटेनिया वाला प्लॉट चलेगा, एक तरफ इन चारों की कहानी चलेगी, और एक तरफ जो है रॉबिन गुड फेलो, इसकी कहानी चलेगी। अब एक बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कॉमेडीज का मतलब भी क्या होता है, कंफ्यूजन, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, रेजोल्यूशन, यानी जब आपको पूरा कंफ्यूज करके लास्ट में बताएंगे ये इसका बेटा था, ये इसकी माँ थी, ये इसके फादर थे, इसके ब्रदर थे, इस तरीके से पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्सिटी को लास्ट में रिजॉल्व किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे कि प्लॉट्स जो है, प्लॉट के अंदर प्लॉट, अब जैसे ये है पक है, यानी इनको रॉबिन गुड फेलो के नाम से, यानी आपको पूरे इसके अंदर दो नामों से इनको जाना जाएगा, पर्सन एक ही है, दो नाम से आपको जाना जाए, इसको इनको जाना जाएगा। ये मिस्चीवियस फेरी जेस्टर है, किसका, ओबेरॉन का। कॉजेज मोस्ट बिग साप्स विद लव पोशन, डिलाइट्स इन प्रैंक्स। अब देखिए, इसके देखो क्या चाव है, इसको प्रैंक करना बड़ा पसंद है, ठीक है, ये प्रैंक करेगा किसके थ्रू, मैजिकल पोशन के थ्रू। अब ये इसके पास एक मैजिकल लव पोशन है, इस लव पोशन से ये क्या करेगा, ये हर किसी के साथ जो है प्रैंक करेगा। देन ओबेरॉन एंड टाइटेनिया, फेरी किंग एंड क्वीन, यानी जो ओबेरॉन है उसका ये क्या है, पक जो है इसका जेस्टर है, इसका क्लाउन या जेस्टर कह सकते हैं, इसका पक जो है, ओबेरॉन जो किंग है इसका जेस्टर है। क्वीन मार्च, इसके मैरिटल डिस्प्यूट होते हैं ओवर अ चेंजलिंग बॉय, देयर रिकंसिलिएशन रिजॉल्व्स द प्लेस मैजिक। अब देखिए, इनका जो लास्ट में रिकंसिलिएशन होगा प्ले के लास्ट में, उसके जो पूरी की पूरा श्रेय है वो किसको जाएगा, रॉबिन गुड फेलो को। फिर है हार्मिया, लाइसेंडर, हेलेना, डिमिट्रस, ये चार एथेनियन लवर्स हैं, एंटेंजल्ड बाय पोशंस एंड क्रोस्ड अफेक्शंस। हर्मिया ये बहुत ही जो है फियार्स, ये लव करती है लाइसेंडर को। हेलेना टोल एंड अनरिक्विटेड, ये डिमिट्रस को। अब आपको ये चीज समझनी है, देखिए एक तरफ है हेलेना, ठीक है, और एक तरफ है हर्मिया, हेलेना एंड हर्मिया, इधर दो हैं, एक तो है लाइसेंडर, हर्मिया लव्स लाइसेंडर, ठीक है, और हेलेना लव्स डिमिट्रियस। लेकिन होता क्या है, ये इसको जो है शी लव्स हिम, एंड ये आपस में इनकी म्यूचुअल लव है, बिकॉज दे लव ईच अदर। लेकिन यहाँ पे वन साइडेड लव है, क्यों, क्योंकि डिमिट्रियस ही लव्स हर्मिया, ये हर्मिया को लव करता है। अब होता क्या है कि इनको पक को जो है एक काम सौंपा जाता है कि तुम जो हो, तुम जा करके, तुम्हें कोई फॉरेस्ट के अंदर कोई मिलेगा, कोई पर्सन मिलेगा, और उसकी आंखों में तुम्हें मैजिक पोशन डालना है, लव पोशन डालना है, और वो जिसको भी पहली बार देखेगा, ठीक है, जिसको भी वो पहली बार देखेगा उसकी जो है ही विल फॉल इन लव विद दैट पर्सन। तो होता क्या है, ये सारे चारों के चारों फॉरेस्ट में होते हैं, वहां पे जो है रॉबिन गुड फेलो आता है, और वो क्या करता है, वो लाइसेंडर और डिमिट्रियस जो है इन दोनों की आंखों में क्या डाल देता है, लव पोशन डाल देता है। और जब ये उधर जा रहे होते हैं फॉरेस्ट की तरफ, तो दोनों के हुए सामने कौन नजर आ जाता है, हेलेना नजर आ जाती है। तो ये होगी ना कंट्रोवर्सी, कैसे, जो पहले दोनों के दोनों हर्मिया को लव करते थे, अब किसको लव करने लगे, हेलेना को। लेकिन एंड ऑफ द प्ले क्या होता है, रेजोल्यूशन हो जाता है, कैसे, हर्मिया जो है लाइसेंडर को मिल जाती है, हेलेना जो है वो डिमिट्रियस को मिल जाती है। सो रेजोल्यूशन सॉल्व हो गया विद द मैरिज ऑफ दीज कपल्स। निक बॉटम, वीवर एंड लीड एक्टर अमंग मैकेनिकल्स, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डंकी हेडेड फिगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये डंकी हेडेड फिगर के अंदर चेंज हो गया था। बिलव्ड बाय टाइटेनिया, देखिए ये जो टाइटेनिया है, ये बिलव्ड बाय टाइटेनिया, इसके साथ निक बॉटम का कुछ चल रहा होता है, कॉमिक हार्ट ऑफ द सब प्लॉट है ये। तो ये थोड़े से आपको जो है थीसियस, हिपोलिटा, जो मेन स्टोरी है थीसियस एंड हिपोलिटा से स्टार्ट होती है, ओबेरॉन एंड टाइटेनिया के ऊपर जो है आ जाती है, फिर हार्मिया, लाइसेंडर, हेलेना और डिमिट्रियस पे आ जाती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इसका एक जो आप कह सकते हो मिक्सअप सा बन जाता है, बट एट द एंड ऑफ द प्ले ये जो कॉमेडी है इसका रेजोल्यूशन विद द मैरिज होता है। सो नेक्स्ट वी हैव ट्वेल्थ नाइट। ये अगेन जो है आपका ट्वेल्थ नाइट में क्या है, यहां पे एक करेक्टर होता है हमारे पास, ऑर्सिनो। ऑर्सिनो नाम का एक करेक्टर होता है, इसके पास एक जो है
ओलिविया नाम की एक जो है प्रिंसेस रह रही होती है कोई दूसरे जो है किंगडम के अंदर। ऑर्सिनो क्या करता है, ऑर्सिनिया को लव करता है, बट ओलिविया जो है शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑर्सिनो। उसको लगता है कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे कभी किसी से लव नहीं हो सकता। अब इसके किंगडम में एक जो है भूली भटकी सी एक लड़की आती है, वॉयला। कैसे कि वायला एंड सेबेस्टियन जो है ये दोनों के दोनों ये सिबलिंग होते हैं, भाई बहन होते हैं, और ये कहीं किसी जो है डिजास्टर के कारण ये दोनों बिछड़ जाते हैं। तो ये वायला है और ये सेबेस्टियन ट्विंस होते हैं, इनकी शक्लें ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो वायला क्या करती है, अपनी दाढ़ी मूछें लगवा के नकली सी और बिल्कुल इसके अपने भाई के गेटअप में ये पूरे किंगडम के अंदर घूमने लग जाती है। और इसे पता चलता है कि ओर्सिनो के किंगडम में जो है एक पेज बॉय की नीड है ना। तो वायला क्या करती है, वो पेज बॉय बन करके, यहां पे लव ट्रायंगल चलेगा इनका, जो वायला है वो पेज बॉय बन के ओर्सिनो के किंगडम में आ जाएगी। और इधर ओलिविया को पहले से लाइक करता है ना। तो ओर्सिनो क्या करेगा, इसको वो करने के लिए, मतलब आप ये कह सकते हो इसको मनाने के लिए या अपने लव को जो है इसको इसके लिए लव प्रपोजल भेजने के लिए ये किसकी हेल्प लेगा, वॉयला की हेल्प लेगा। इसको नहीं पता, हमें पता है, ऑडियंस नो कि वॉयला इज नॉट अ बॉय, वो पेज बॉय नहीं है, शी इज अ गर्ल। लेकिन ये सेबेस्टियन नाम रख के अपने भाई की आइडेंटिटी में ये पूरे किंगडम के अंदर ऐसे ही बॉय बन के रहती है। अब क्या होता है, ओर्सिनो जो है वो किसके पास भेजता है वायला को, ओलिविया के पास। अब देखिए क्या होगा, वायला इतनी प्रिटी लग रही होती है उस बॉय के गेटअप के अंदर, इतनी हैंडसम, मतलब हैंडसम इन द सेंस में क्यों कह रही हूं, क्योंकि ओलिविया जैसे ही वायला को देखती है, क्योंकि उसके सामने तो वो एज अ बॉय है, तो वो उसके साथ शी फॉल्स इन लव विद हर, यानी यहाँ पे वायला के साथ ओलिविया जो है वो लव में पड़ जाती है। अब बेचारा ओर्सिनो क्या करेगा, देखिए। अब देखिए वायला जो है वो ओलिविया के पास इसका जो प्रपोजल है, यानी ओर्सिनो अपने मालिक, अपने जो है किंग का प्रपोजल लेकर ओलिविया के पास जाती है। तो ओलिविया जो है उसको रिजेक्ट करके वायला को बोलती है मैं तुम्हें ही जो है अपना लूंगी, ओर्सिनो को नहीं अपनाऊं। अब देखिए ओलिविया और वायला, अब वायला को पता है कि वो कौन है, लेकिन यहाँ पे ओलिविया को नहीं पता, वायला वापस चली जाती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले क्या होता है, ओलिविया जो है इसको सेबेस्टियन से मुलाकात हो जाती है, और सेबेस्टियन बिल्कुल किसके जैसा दिखता है, वायला के जैसा। तो लास्ट में क्या होता है, ओलिविया की शादी तो यानी भाभी बन जाएगी वायला की, ये वायला जो है उसका भाई है सेबेस्टियन, सेबेस्टियन के साथ ओलिविया की शादी हो जाएगी, यानी लव एंड मैरिज रेजोल्यूशन है, कॉमेडी है तो। और यहाँ पे इन दोनों की शादी हो जाएगी, वायला एंड ओर्सिनो की। सो हेंस प्रूव्ड कि कॉमेडीज जो है शेक्सपियर के दैट एंड्स ऑन व्हाट नोट, हैप्पी नोट, प्लस वो लव एंड मैरिज रेजोल्यूशन पे बेस्ड होती हैं। सो ये पूरा का पूरा देख लीजिए आप, आपके सामने है। ओर्सिनो करेक्टर है यहाँ पे, वायला एज अ कैसेरियो, सॉरी यहाँ पे मैंने सेबेस्टियन बोल दिया था, सेबेस्टियन उनके ब्रदर का नाम था, ये जो नाम रखा था कैसेरियो रखा था, इट्स नॉट सिजेरियो, इट्स कैसेरियो। ये शिपरैक्ड हीरोइन थी who disguises as a boy, serves Duke Orsino and unwittingly wins Olivia's heart, witty and resourceful। तो आपको ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई थी कि किस तरीके से उसके पास जाती है और कैसे जो है उसका दिल जीत लेती है। Orsino in love with the idea of love, Olivia grows fond of Casario, ठीक है। Olivia morning countess who falls for Casario, strong willed, तो इसको सेबेस्टियन नहीं है, सॉरी, इसका नाम कैसारियो होता है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा, वो जो नाम रखा था वो कैसेरियो रखा था, ठीक है। और इसका ब्रदर जो है वो सेबेस्टियन है, सॉरी, इसका नाम वायला का नाम कैसेरियो था और इसके भाई का सेबेस्टियन ही था। सेबेस्टियन के साथ किसकी शादी होती थी, ओलिविया की हुई, ओलिविया और सेबेस्टियन, और वायला जो है वो ओर्सिनो के साथ। सेबेस्टियन वायला का ट्विन ब्रदर था, आइडेंटिटी क्योर्स थ्रू मैरिज, लास्ट में मैरिज के थ्रू जो है आइडेंटिटी इनकी रिवील हो जाती है। मालवोलियो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही पॉम्पस जो है स्टीवार्ड होता है, ये ट्रेजरर होता है। स्टीवार्ड का मतलब आप यूं ले सकते हैं, जो उनके जो धन दौलत जो होती है, उनकी ट्रेजरी जो होती है, उनकी जो देखभाल करता है। ट्रिक इनटू बिलीविंग ओलिविया लव्स हिम, येलो स्टॉकिंग्स सीम रिप्रेजेंट प्यूरिटनिकल किल जॉय। अब देखो क्या होता है, ओलिविया जो है उसके किंगडम में मालवोलियो उसका स्टीवार्ड होता है, तो ओलिविया वही वाली जो वायला के साथ जो है प्यार में पड़ जाती है। तो ओलिविया जो है वो येलो स्टॉकिंग पहनी होती है और उसको लगता है ये कुछ, आप पढ़ोगे ना, you'll get to know कि एक ऐसा है कि मैं येलो स्टॉकिंग पहन के आऊंगी, मैं तुमसे बहुत जो है प्यार करती हूँ। और मालवोलियो को ये लेटर कोई और लिख रहा होता है, लेकिन वो सोचता है कि वो ओलिविया ने लिखा है और ओलिविया उससे लव करती है। बट एट द एंड ये भी जो है आपका वो हो गया। कैसे
टॉबी बेल्च, मारिया, एंड्रयू ऑगबिच, ऑब्जेक्ट एंड फेस्टे, जो इसमें कॉमिक सबप्लॉट जो यूज किया गया है वो, यानी ये यहाँ पे जेस्टर जो है उसका नाम आपको ध्यान रखना है, जो कॉमिक रिलीफ देगा वो फेस्टे है। अब देखिए क्या होता है, मारिया और जो टॉमी बेल्च है ये मिल करके प्रैंक करते हैं मालवोलियो पे। ये कोई ऐसा फोर्ज लेटर लेके आते हैं और कहते हैं देखो ये लेटर जो है ये तुम्हारे लिए आया है, और ये लेटर किसने भेजा है, ये ओलिविया ने भेजा है। वो प्रैंक कर रहे होते हैं और बेचारा मालवोलियो सच समझ बैठता है, उसको लगता है कि वो सच में ओलिविया का लेटर है और वो उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। तो एट द एंड ऑफ द प्ले सब कुछ जो है क्लियर हो जाता है कि ये तो मारिया और टॉबी अंकल ने उन मालवोलियो के साथ मजाक किया था, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो यहाँ पे बस एक इनकी बात करें मालवोलियो की, इसकी ही जो एंड है वो अच्छा नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा दुखी एंड पे ही इस प्ले को जो है एंड कर दिया जाता है। ये दुखी होता है और सारे कैरेक्टर्स हैप्पी होते हैं इस कॉमेडी के अंदर सिवाय मालवोलियो के, क्योंकि वो ऑब्वियसली परेशान होगा, ओलिविया उसको नहीं मिली। अब देखिए वी हैव मच अडो अबाउट नथिंग, इसके अंदर जो है वो कहानी है बिट्रीज एंड बेनेडिक्ट की, शार्प टंग्ड विटी एडवर्सरीज हु आर ट्रिक्ड इनटू लविंग ईच अदर, बिट्रीज इंडिपेंडेंट और फियर्सली लॉयल, ठीक है, क्लाउडियो एंड हीरो यंग रोमांटिक कपल। अब देखो क्या है, ये बिट्रीज है, ये लड़की, ये गर्ल है और ये मेल है। यहाँ पे जो क्लाउडियो एंड हीरो, क्लाउडियो जो है यहाँ पे मेल है और ये हीरो जो है ये फीमेल है। ये दोनों कपल जो है इनकी आपस में बैंटर चलती रहती है, ठीक है, इनकी आपस में बनती नहीं है, इनका झगड़ा चलता रहता है, लेकिन लास्ट में जो है इनकी लास्ट में शादी हो जाती है। देन वी हैव डॉन पेड्रो, ये प्रिंस होता है, डॉन जॉन एंड डॉगबेरी। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये वाइस फिगर हैं, मतलब ये इनके बीच में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि ये तो तुम्हें धोखा दे रहा है, ये तो गलत है। मतलब एक जो है मेड का सीन होता है जिसमें क्या होता है, वो हीरो का जो मेन यहाँ पे जो कैरेक्टर है हीरो, क्लाउडियो और हीरो, तो इसमें क्या होता है वो ऐसे शो करता है कि ये इसके साथ ना धोखा कर रही है। तो वो पूरा का पूरा जो खेल रचता है वो कौन रचता है, डॉन पेड्रो, डॉन जॉन और डॉगबेरी। तो आपको ये थोड़ा सा पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, डिटेल में देखना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एज यू लाइक इट, मैंने आपको बताया था कि एज यू लाइक इट में रोजालिंड जो है वो गैनीमीड का रोल प्ले करती है, ऑरलैंडो जो है ये दोनों आपस में इनका लव होता है, सीलिया जो है वो इसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है और वो एलिना के रूप में जो है, यानी इसका जो डिस्गाइज रूप है वो क्या है, एलिना, ये बनके वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है। जैकस एक मेलनकली कैरेक्टर है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेयरली अ प्लेयर्स। तो ये कहता है सब ये जो दुनिया है ये एक स्टेज है, हम सब एक रोल प्ले करने आए हैं, जैकस ने कहा, और एक दिन हम इस दुनिया से अपना रोल प्ले करके चले जाएंगे। तो ये जो कोट थी ये जैकस द मेलनकली ने कही थी, क्योंकि इसमें दो जैकस हैं। ये वाला जो जैकस द मेलनकली है उसने एक कोट कही थी। टचस्टोन जो है, जैसे फेस्टे जो है आपका 12th नाइट में है जेस्टर, यहाँ पे कौन है, टचस्टोन है। अदर ड्यूक सीनियर, ड्यूक फ्रेडरिक, देखो क्या होता है, ड्यूक सीनियर सारे जंगल में पहुंच जाते हैं, ड्यूक सीनियर बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये इसके जो किंगडम है उसके ऊपर क्या कर लेता है, जानबूझ करके धोखे से इसके किंगडम को हड़प लेता है, ये बड़े भाई के किंगडम को। तो ये तो बैठ जाता है गद्दी पर और ये चला जाता है फॉरेस्ट में। अब फॉरेस्ट में ये चला गया, धीरे धीरे इसके पीछे पीछे इसकी बेटियां भी चली गई, रोजालिंड जो है वो भी चली गई, सीलिया जो है वो फ्रेडरिक की बेटी होती है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स होती हैं, तो ये भी कहां चली जाती है, रोजालिंड के साथ ये भी फॉरेस्ट में चली जाती है। ऑरलैंडो जो है वो भी फॉरेस्ट में चला जाता है और इसका लव जो है उसको टेस्ट करने के लिए ये गैनीमीड का रोल प्ले करती है, मतलब ये एक मैन के भेष में डिस्गाइज में पूरे जंगलों में घूमती है। तो ये भी जो है आप इसके जो पोएट्री पढ़ेंगे जो लिखी थी किसने, एज यू लाइक इट में ऑरलैंडो पोएट्री लिखता है हर पेड़ पे जाके, और उस पेड़ की लाइनों को जो पढ़ती है तो उसको पता चल जाता है कि हाँ ये कोई और नहीं बल्कि ऑरलैंडो ही है जो इसके लिए लव पोएम्स लिख रहा है ऑन द ट्रीज। देन अदर नोटेबल जो कैरेक्टर्स हैं, मर्चेंट ऑफ वेनिस में अगर हम देखें तो पोर्शिया जो है, आपने अगर मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ा है तो देखिए मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉयर का भेष बनाती है लास्ट में और क्वालिटी ऑफ मर्सी की बात करती है। आपको पता है बेसानियो, ठीक है, शाइलोक और एंटोनियो, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे करेक्टर होता है बेसानियो, उसको क्या है एक आप कह सकते हो लोन चाहिए होता है, और वो लोन जो है एंटोनियो किससे दिलवा देता है, शाइलोक से। शाइलोक कहता है कि तुम्हें इतने टाइम के अंदर अंदर मुझे जो है लोन देना है, अब वापस करना है मेरा पैसा। तो अब वो नहीं कर पाता क्योंकि उसकी शिप्स जो है वो मतलब उसका जो नुकसान है कुछ बिजनेस में हो जाता है और टाइम पे पैसा नहीं दे पाता। लेकिन बाद में क्या होता है, अचानक से टाइम तो निकल गया लेकिन कुछ टाइम बाद में उसके पास पैसे वो इकट्ठे करके कहीं ना कहीं से वो ला करके शाइलोक को देने की कोशिश करते हैं। अब शाइलोक, जैसे कि बॉन्ड में लिखा गया था
कि अगर टाइम पर उसको पैसा नहीं मिला तो वो जो है उसका फ्लैश 1 पाउंड ऑफ फ्लैश जो है वो एंटोनियो का उसके बॉडी में से निकाल देगा। ठीक है, तो उस शर्त के मुताबिक शाइलॉक ने कहा कि तुम पैसे तो ले आयो पर तुम जो ड्यू डेट थी उसके बाद लेके आयो, तो मैं क्या करूंगा, तुम्हारा अब मास निकालूंगा। अब क्या होता है, एक जो है कोर्ट सीन होता है, कोर्ट सीन में पोर्शिया बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की होती है, उसको पता है कि उसके लिए किसी ने पैसा जो है इकट्ठा किया, इतना मेहनत की, क्योंकि वो उसके प्यार के लिए यानी उसके लव को विन करने के लिए बेसानियो ऐसा करता है। तो क्या करती है वो अपने लव को शो करने के लिए लॉयर का बेस बना करके और वो क्या बनती है, लॉयर बनके और कोर्ट में आ जाती है और वो क्वालिटी ऑफ मर्सी की बात करती है। देखिए टर्म क्या है, क्वालिटी ऑफ मर्सी। वो कहती है कि ठीक है, बनता है, तुम्हारा पैसा तुम्हें टाइम पर मिलना चाहिए था, तो इसके बदले 1 पाउंड का उसका मास जो है वो तुम्हें देना बनता है। अब वो शाइलॉक जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेरी साइड है या इनकी साइड है। लेकिन आगे जो अगली लाइन वो बोलती है, कहती लेकिन हमारी भी एक शर्त है, अगर एक खून का भी जो ड्रॉप है, ड्रॉप ऑफ ब्लड अगर कुछ गिरा तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, फिर तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है, अगर 1 ब्लड जो है ड्रॉप 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड अगर कहीं फ्लोर के ऊपर गिर गया तो तुम्हारा जो पूरा का पूरा किंगडम है उसको हम क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। तो शाइलॉक जो है वहां पे कंफ्यूज हो गया। देन टेमिंग ऑफ द श्रू, इसके कैरेक्टर्स के नेम आपको याद रखने हैं सिर्फ, कैथरीना एंड पेट्रिशियो। उसके बाद कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये हम लोग पिछले सेक्शन में भी बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ये एक फार्सिकल मिस्टेकन आइडेंटिटी है, फार्सिकल अगेन इज अ पार्ट ऑफ comedy. So that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching me and please subscribe my channel, do like and comment in the section box. ठीक है, thank you so much.